नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। आज हम बात करते हैं एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में। तो ये आजकल काफ़ी चर्चा में है कि एक साथ लोकसभा के तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव पूरे देश में किया जाए, जिसके लिए मीडिया में, लोगों में, विचारकों में तरह तरह के चर्चाएं होती हैं और कयास लगाए जाते हैं। पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम है क्या? इसका मतलब ये है कि लोकसभा के तथा सारी विधानसभाओं के, चाहे यूटी हों या राज्य की हों, उनकी सारी विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश के एक साथ कराए जाएं। इस मत में दो अलग अलग मत हैं, एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। वास्तव में इसका इतिहास भी हम जान लेते हैं तो स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ। 1952 में चुनाव होने के बाद फिर दूसरा, उस समय लोकसभा तथा सारी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। उसके बाद दूसरी बार एक साथ चुनाव हुआ 1957 में, यानी 52 से 5 साल बाद, पूरी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल 5 साल पूरा होने के बाद। पुनः तीसरी बार हुआ 1962 में और चौथी बार 1967 में हुआ। यानी 4 बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ इस देश में हो चुके हैं। इसके बाद कुछ राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वह 1-2 साल बीता था। उस बीच ही उसको किन्हीं राजनीतिक कारणों से केंद्र के द्वारा भंग कर दिए गए, और जब राजनीतिक कारण हो या अन्य कोई कारण हो, उनके कारण भंग कर दिए गए। इसलिए 1967 के बाद लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कभी नहीं हुए और जो क्रम चल रहा था वो टूट गया। इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, और इसके अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयों में जो लोग तर्क देते हैं वो कहते हैं कि इससे आर्थिक बचत होगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो जो खर्चे हैं, चुनाव के खर्चे हैं, वो एक ही खर्चे में दोनों हो जाएंगे। और हर बार इस देश में लगभग औसतन 5 राज्यों में हर वर्ष चुनाव लोकसभा विधानसभा के होते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल उस तरह बीच में कहीं पर उनके भंग हो जाने से या सरकारें गिर जाने से का कारण उनका पूरा 5 साल पूरा नहीं हो पाता। इसलिए इनके जो क्रम है, जो कंटिन्यूटी है 5 साल की, वो नहीं होने से इस तरह स्थिति बन गई है। दूसरा इसका तर्क है कि काले धन पर रोक लगेगी। ये सर्वविदित है कि चुनाव में काले धन का उपयोग धुआंधार होता है। सारी राजनीतिक पार्टियां, जिसके पास जितना है उसका उपयोग मतदाता को लुभाने के लिए या दिखाएं, अपने बल को दिखाने के लिए, या जैसे भी उसका उपयोग काले धन का करते हैं। इन समर्थन करने वालों का मत है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होने से इस पर कुछ हद तक रोक लगेगी। तीसरा है कि विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। यह मत है कि एक साथ लोकसभा राज्य की विधानसभाओं का चुनाव होने से जो शासन प्रशासन लगा रहता है चुनाव कराने के लिए समय समय पर, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और कोड ऑफ कंडक्ट, जो चुनाव घोषणा के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके कारण जो प्रोजेक्ट इस अवधि में जिसका उद्घाटन करना रहता है या जिसका शिलान्यास करना रहता है, वह नहीं कर पाते। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही, जो सरकार में शासन में होती हैं, उनके द्वारा उनका शिलान्यास या उद्घाटन किया जाता है। इसलिए इससे देरी होती है। और एक साथ अगर चुनाव होगा तो 5 साल में केवल एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा पूरे देश में, और बाकी समय में ये इसकी गति पकड़ेगी। और जो प्रोजेक्ट्स चालू होने हैं या जिनका
जिनका लोकार्पण करना है वह होता रहेगा। चौथा है कि सरकारी मशीनरी का सुगमतापूर्वक कार्य करने के पक्ष में, जो इसके पक्ष में वो कहते हैं कि सरकारी मशीनरी जो सुगमतापूर्वक कार्य करेंगी बाकी समय में, यानी चुनाव एक साथ होने पर 5 साल में केवल एक बार पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्रशासनिक जो सिस्टम है उसका उपयोग और अन्य विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों का उपयोग जो चुनाव में लगाया जाता है केवल 5 साल में एक बार होगा। बाकी समय में वह पब्लिक के जो उनके प्रति ड्यूटी है उसको करने के लिए उनके पास टाइम रहेगा और वह अपना कार्य करेंगी। पांचवा एक जो समर्थन में पक्ष है कि इसके सरकार की जो कार्यक्षमता है वह बढ़ेगी। यदि साल भर कहीं न कहीं चुनाव इस देश में होता रहता है, कभी लोकसभा का तो कभी राज्य सरकारों के जो विधानसभाएं हैं उनके अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इनका जो पक्ष समर्थन करने वाले हैं उनका कहना है कि यदि साल भर कहीं ना कहीं चुनाव किसी राज्य का नहीं होगा तो राज्य जो सरकारें बैठी हैं जिन राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं उनको सामान्य पब्लिक को वोट करने के लिए प्रलोभन देने की योजनाओं को नहीं बनाना पड़ेगा और केंद्र अथवा राज्य सरकारों को लुभाने वाले बजट हर साल तैयार नहीं करने पड़ेंगे और न ही धर्म और जाति के आधार पर प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। इससे केंद्र और राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था के भलाई के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए कड़े निर्णय ले पाएंगे। अब इसके विपक्ष में जो है वो ज़्यादा सशक्त तर्क दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि लोकल जो इश्यूज़ हैं और समस्याएं हैं वो इससे धूमिल होंगी। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां लोकल इश्यूज़ पर चुनाव लड़ती हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां केवल राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे होते हैं उस पर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने पर यह निश्चित और पूरी संभावना है कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां स्थानीय मुद्दों को सशक्त रूप से उठाने में असमर्थ रहेंगी और उनको नुकसान होगा। यह भी देखा गया है कि स्थानीय मुद्दों को और समस्याओं को जितना बेहतर ढंग से विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ रहे नेता समझते हैं और उठाते हैं, उतना लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले नेता ना तो जानते हैं और ना ही लोकल व स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। लोकसभा का चुनाव व्यक्तिगत अच्छाई या बुराई के आधार पर नेता नहीं जीतता, बल्कि अपनी पार्टी के प्रभाव और उसका क्या रेपुटेशन है उसके आधार पर जीतता है। यदि चुनाव में स्थानीय मुद्दे नहीं रखेंगे तो स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा और इस तरह सामान्य जन के स्थानीय समस्याएं निराकृत ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए सामान्य जनता के लिए भी लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना उनके हित में नहीं है। तीसरा जो इसके विरोध में तर्क दिया जाता है, ये चुनाव परिणाम विलंब से होंगे। वर्तमान में कुछ एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं और वोटिंग मशीन से चुनाव का विरोध कर रही हैं। वह अपने पक्ष में तमाम दलीलें भी देती हैं और प्रमाण भी देती हैं तथा अन्य देशों के उदाहरण भी देती हैं। अगर एक साथ लोकसभा और देश के सभी विधानसभाओं का चुनाव होगा तो निश्चित ही चुनाव के परिणाम अत्यधिक विलंब से आएंगे। चुनाव के परिणामों में विलंब परिणामों की निष्पक्षता को संदेहास्पद बनाता है, क्योंकि चुनाव की मशीनरी यानी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के माध्यम से अन्य प्रशासनिक और सुरक्षा की मशीनरी पर नियंत्रण केंद्र में बैठी सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टी के पास होता है और इस बारे में बार बार शिकायतें चुनाव आयोग और सरकार की निष्पक्षता पर प्रश्न लगाते हुए की भी जाती रही हैं। चौथा महत्वपूर्ण जो तर्क इसके विरोध में दिया जाता है वह है संवैधानिक समस्या। एक साथ लोकसभा और राज्यसभाओं का चुनाव कराने की संवैधानिक समस्या भी है। संविधान में जो देश के लिए डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है उसमें यह संभव ही नहीं लगता। मान लीजिए चुनाव हो गया, केंद्र में अथवा किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है अथवा एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनी
और 5 साल पूरा किए बिना ही पहले ही वह गिर गई, तो क्या एक केंद्र अथवा किसी एक राज्य की सरकार गिर जाने से पूरे देश में लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं का फिर से चुनाव होगा? मान लीजिए केंद्र में एक से अधिक पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनी और किन्हीं कारणों से 5 साल पूरा करने के पहले ही वह गिर गई, तो क्या लोकसभा के साथ ही फिर से बिना 5 साल पूरा किए देश के सारे विधानसभाओं के चुनाव फिर से कराए जाएंगे? अगर इसमें से कोई भी स्थिति आती है तो बार बार पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला आर्थिक खर्च देश को भोगना होगा। साथ ही देश की हर विभाग की मशीनरी सिर्फ चुनाव कराने में ही लगी रहेगी। इससे देश की जनता हर क्षेत्र में अधोगति की ओर जाएगी। 5वां बड़ी समस्या है, इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी और संसाधनों की आवश्यकता होगी। लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, आर्थिक, मैन पावर, इन सब की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी, जो अलग अलग समय पर चुनाव कराने की अपेक्षा कई गुना बड़ी होगी। अगर ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराए जाएंगे तो लगभग 50,000 करोड़ नई ईवीएम मशीन खरीदने के लिए आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने पर इसलिए अधिक ईवीएम मशीनों की ज़रूरत होगी। अभी क्या है कि एक जगह उनका उपयोग किया गया, दूसरी जगह चुनाव होगा कुछ समय बाद, तो वहाँ भी उसका उपयोग होता है। लेकिन जब एक साथ होगी तो सारे विधानसभाओं के लिए और सारे लोकसभा के चुनाव के लिए एक साथ मशीनें नहीं हैं, जो खरीदने में, व्यवस्था करने में लगभग 50,000 करोड़ का खर्च होना स्वाभाविक है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्रशासनिक और सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है, इसकी भी आवश्यकता होगी। ये एक महत्वपूर्ण इसकी समस्या यह भी है कि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने पर महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे जो संघीय ढांचे को भी प्रभावित करेंगे। जैसे संविधान की आर्टिकल 83 जो कि संसद की कार्यकाल को निर्धारित करती है, आर्टिकल 85 जो कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का प्रावधान करती है, आर्टिकल 172 जो कि किसी विधानसभा के कार्यकाल को निर्धारित करती है, और अनुच्छेद 174 जो कि विधानसभा के भंग किए जाने की व्यवस्था करती है। अनुच्छेद 356 और भी महत्वपूर्ण है, जो कि राज्यों में कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था करती है और उस दौरान वहाँ की विधानसभा या तो भंग होती है या स्थगित हो जाती है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को भी संशोधित करना होगा। इस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा के चुनाव और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के कुछ फायदे हैं, लेकिन नुकसान उससे कहीं अधिक है। भारत लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे यूरोप की नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है। इसके लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को किसी तरह नुकसान पहुंचाना या उसके विपरीत कोई भी कानून या व्यवस्था बनाना संविधान की मूलभूत ढांचे यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर के विपरीत होगा और वह असंवैधानिक भी होगा। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कराने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उसके लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा रेक्टिफिकेशन भी आवश्यक होगा। भारत के संवैधानिक मूल ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत भारत में लागू करना लगभग असंभव है और व्यवहारिक भी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अलावा भारत के पंचायतों के भी चुनाव होते हैं भारत में, और उसके अलावा लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव होते हैं। उनका क्या होगा? तो चुनाव तो होते रहेंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को भारत में लागू करने के संबंध में एकेडमिक डिस्कशन, तर्क वितर्क जारी रहने की संभावना है
और धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो पाना अथवा सभी राजनीतिक पार्टियों और विचारकों की सहमति बनना लगभग असंभव है। वर्तमान में कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या हमारे भारत देश के किसी छोटे राज्य के बराबर है तो किसी बड़े राज्य के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। और उन देशों में केवल यह व्यवस्था उनकी काफ़ी कम जनसंख्या होने के कारण सफल है, और वह हैं स्वीडन, इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवानिया, अल्बानिया और दक्षिण अफ्रीका। किसी भी बड़े देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था नहीं है और न ही किसी देश ने ऐसी व्यवस्था अपनाई है जिसमें कि लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। ये मेरा वीडियो कैसे लगा, जानकारी कैसे लगी, इसके बारे में अपना कमेंट अगर कोई हो तो उसको दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने का कष्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।